बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें जो एग्रीकल्चर का स्टेटस है इन पाकिस्तान में वो बात करेंगे। इसमें मैं आप इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो ये करूँगा एग्रीकल्चर की जो 2021 की रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद मैं आपका जो ये क्लियर करूँगा कि एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जी बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो किसान है वो कह रहा है कि जी मुझे इसमें कुछ भी इनकम ही नहीं हो रही। तो इसकी वजह जो मेन वजह वो क्या है, और किसी वजह से जो हमारा जो आपको पता है कि जो हमारी जो इकोनॉमिकली पावर है वो ज़्यादातर जो उसे बैकबोन कहा जाता है वो हमारा एग्रीकल्चर है। लेकिन आज बदकिस्मती से हम एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, हम किसानों को वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर जो निज़ाम है बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले जो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चल रहा है और जो परसेंटेज की है वो क्या आ रही है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर अकाउंटेड फॉर 19.2% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2020 एंड 21 एंड इज़ अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड 42% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो इसमें ज़्यादातर तो आपको पता है कि जो गाँव के लोग हैं उनका तो जो दारोमदार वही एग्रीकल्चर के ऊपर होता है। तो लेबर जो हैं वो उनकी इसके साथ जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो अपना इनकम जो है वहाँ से कमाते हैं ताकि वो अपने जो है अखराजात को पूरा कर सकें। तो अगर आप एग्रीकल्चर की रिपोर्ट पर थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो इसमें तो यही लिखा होगा कि जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वो ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ ना करें तो उनकी जो कौन सा कोई आके पूछेगा कि आप ग्रोथ रेट के बारे में बता रहे हैं कि जो गंदम है वो तो पाकिस्तान की अपनी है, शुगर पाकिस्तान की अपनी है, जो उसकी वजह से भी फिर इधर जो है बहरान आया हुआ है, गंदम का बहरान भी आया हुआ है और जो चीनी का बहरान भी आया हुआ है। इसकी मेन वजह जब किसी वज़ीर से उनसे पूछी तो उन्होंने कहा जो ये आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से जो गन्ने का रेट भी जो है कि चीनी की कीमत भी ज़्यादा है और आटे की कीमत भी ज़्यादा है। हालांकि ये दो ओवरव्यू के ऊपर बात करें। अच्छा, आपको पता होगा कि दो तरह के जो मौसम आते हैं, जो जिसे हम अगर हम उसे फसलें खरीफ कहते हैं, जिसे हम जुलाई से शुरू करते हैं और उसके बाद अक्टूबर तक जाती है, और उसके बाद दूसरा जो रबी की फसल होती है जो हमारा जो सीज़न स्टार्ट होता है अक्टूबर से और वो मार्च तक जाता है। तो इसमें जो हमारे डिफरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ फूड्स होते हैं वो हमारे अप्लाई होती है। यानी कि अगर आप देखें कि ये देख लें कि जो हमारा सीज़न शुरू होता है अप्रैल जुलाई से शुरू होता है, जो गर्मियों के अंदर शुरू होता है और ये जो आखिर के ऊपर पहुंच जाता है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा जो रबी का होता है वो उसमें हमारा जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो हमारा वो सीज़न है वो स्टार्ट होता है। तो ये हमारा दौरानिया होता है। अब थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि जो एग्रीकल्चर है डिपार्टमेंट है वो लोगों का जो है जान है, और लोगों का रूलर्स है जो विलेज को बिलोंग करते हैं, उनकी जो ज़्यादातर इकोनॉमिकली पावर्स है वो इसी को ही बिलोंग करती हैं। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैं आपको बता दूँ कि सब आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर के साथ कोई राब्ता है। ये कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। है उसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखें, पाकिस्तान इज़ डेवलप इकोनॉमिकली, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेवल हैव मच इंपॉर्टेंस इन द बिहाफ एग्रीकल्चर हैव मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द पब्लिक, क्योंकि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पब्लिक को जो है एम्प्लॉयमेंट देती है। एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इफेक्ट द GSP of the economic as well as per incomes with the increase in per capita incomes living stand increase high। तो इस तरह क्या होता है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो अगर हमारा एग्रीकल्चर का निज़ाम ज़्यादा होगा तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट होगी ज़्यादा होगी, पाकिस्तान की जो तरक्की है वो ज़्यादा होगी, और एग्रीकल्चर हमारी दूसरी जो है मुल्कों में जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इजाफा हो रहा है। इसमें जो बड़े डीलर्स हैं जो गंदम के ख़रीदार हैं वो कह रहे बाहर तो भेजे जा रहे हैं, बेचते हैं तो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको फ़रोख्त नहीं करते। इस वजह से फिर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर जो चीनी का भी बहरान आता है और फिर पाकिस्तान के अंदर गंदम का बहरान ला के, ये पाकिस्तान की खुद की फसलें हैं और पाकिस्तान के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और उसके बाद अगर हम फूड रिक्वायरमेंट की बात करें, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इज़ इंक्रीज रैपिडली। तो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ कर रहा है पॉपुलेशन का। अकॉर्डिंग टू UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान 2% पर ईयर 2% जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है विद द रैपिडली इंक्रीज पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से जब जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उस तरह क्या करेगा, लोग शिफ्टिंग होते जाएंगे
जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पर लोगों की जो रहाइश वगैरह शुरू हो जाएगी, कॉलोनियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, अब आप देख सकते हैं। और इसकी वजह से फिर क्या होगा, हमें जो है वो कम मिलेगा और हमारा जो एग्रीकल्चर का निज़ाम वो ख़राब होगा। फूड रिक्वायरमेंट इज़ आल्सो इंक्रीज रैपिडली इन द बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ओनली वन मेजर सेक्टर विच इज़ मीटिंग द इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. It also reduces the import of food from the other economics, so we can say that the agriculture sector is play a very vital role in the development of Pakistan by providing food population as well as a support economically growth. तो हमारा फूड भी जो इसको है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ करता है। उसके बाद हम देख लें है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपको देख लें मेजर एक्सपोर्ट और कैश क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान वाज जो उसकी गंदम है, राइस है, कॉटन है, और ये हमारे क्या है, हमारी जो हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो हमारी इनकम का बहुत ज़्यादा है वो निज़ाम जो होता है ख़राब होता है। 4.3 मिलियन टन्स पर ईयर्स दिस एग्रीकल्चर्स आर एक्सपोर्ट टू वेरियस कंट्री अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंजिंग। तो उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीज इन जीपी। तो इस तरह से बहुत सारी लोकेशन। अच्छा, अब हम जो इसके मेन पॉइंट के ऊपर आएंगे कि हमें हमारी जो किन वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो सिस्टम वो तबाह हो रहा है, किसकी वजह से। तो सबसे पहले देख लें कि एनर्जी क्राइसिस देख लें। अगर आप देख लें कि अगर डीजल की कीमत इतनी ज़्यादा होगी तो किसान जो है अपना ट्रैक्टर वगैरह कैसे चलाएंगे और कैसे वो अपने खर्चे को अफोर्ड करेंगे, फिर आकर वो कितने दिन अफोर्ड कर सकेंगे। जो छोटे हैं किसान, यानी कि जिनके पास जो काश्त करने के लिए थोड़ा सा रकबा है, वो परेशान हो जाएंगे और टेंशनों के अंदर फिर क्या करेंगे, वो अपनी ज़मीन को सेल कर देंगे और वहाँ पर कोई कॉलोनीज वगैरह तमीर हो जाएगी। तो इसी वजह से जो एनर्जी है, एनर्जी की वजह से भी जो है पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर का निज़ाम वो तबाह हो रहा है। अगर इसे नॉर्मल लेवल के ऊपर रखा जाए तो हमारा एग्रीकल्चर का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो सकता है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज। पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज़ वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री बाय ट्रांसफर लेटेस्ट एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू द फार्मर। हाउएवर द गवर्नमेंट इज़ फेल। अच्छा, गवर्नमेंट इसमें भी फेल है कि अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक पहुँचाने के लिए भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम है कि इस तरह से आप काश्त करें या इस तरह से आप काश्त करें। अगर किसी किसान ने पूछना भी हो तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर भी चला जाए तो कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बल्कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए कुछ ऑफिसर्स हैं, उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल इल्म भी नहीं है और वो क्या बताएंगे। हालांकि उन्हें चाहिए कि वो किसान को अच्छी तरह गाइड करें ताकि वो उसके मुताबिक काश्तकार करे और फिर हमारी जो ग्रोथ रेट में वो है इजाफा आए, लेकिन बिल्कुल हम इसमें नाकाम है। अब सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, इसमें क्या है कि जो जिसे जागीरदार कहते हैं, जागीरदार क्या करते हैं, उनके पास है ज़्यादा जो है एरियाज़ हैं, ज़्यादातर उनके पास जो काश्तकारी है और उनके यहाँ मज़दूर काम करते हैं और मज़दूरों को मज़दूरी देते हैं और वो अपना जो है ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं बनिस्बत उनके जो छोटे ज़िम्मेदार हैं। वो क्या करते हैं, ज़िम्मेदार है वो इस तरह करते हैं, अपना जो इनकी इनकम लेवल है बहुत ज़्यादा कम होती है। लैंड रिफॉर्म्स रेफर टू द इवन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लैंड बाय द स्टेट। तो स्टेट ने किसी तरह तकसीम करनी है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है। हाउएवर डू द एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्मिंग इन पाकिस्तान सबसाइड्स एंड इंजॉय द लैंड लॉर्ड अकाउंट 2% वेयर द स्मॉल फार्मर सफरिंग इन द एंड। तो प्रोग्रेसिव्स एंड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस फार्मर इंजॉय सबसाइड इन एग्रीकल्चर एंड वाटर सेक्टर। तो जो जागीरदार लोग हैं वो पानी भी अपना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर जो छोटे जो ज़िम्मेदार हैं उनको जो ज़मीन काश्त करने वाले लोग हैं उनको अपना पानी भी नहीं देते और उनको उनका पानी भी सही तरीके से लगाने नहीं देते क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। इसकी वजह से फिर वो लोग क्या करते हैं, जो छोटे काश्तकार होते हैं वो काश्तकारी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़राअत को जो है तो सबसे पहले मैंने आपको एनर्जी का बताया, फिर मैंने पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज बताया, थर्ड मैंने बताया एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। और अब नेक्स्ट पर हम जाएंगे एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क फॉर क्वालिटी सीड्स। जो बीज है जिसे हम काश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी कोई जो क्वालिटी वाला डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इसमें भी डिपार्टमेंट जो बिल्कुल नाकाम है कि आप जो है किसान को अवेयरनेस दें कि ये बीज जो है, ये जो बीज है ये ज़्यादा काम करेगा बनिस्बत इस बीज के। तो लोग क्या करते हैं, फिर वो अपने पुराने वाले काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो हमारे जो ग्रोथ रेट होता है वो गंदम का भी कम आ रहा है और दूसरे तरफ तो इसमें भी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नाकाम है। अगर इसे अभी वो अपनी बात को इम्प्रूव कर ले तो क्या कर सकते हैं, जो हमारी काश्तकारी की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, हाई प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र। तो अगर आपकी खादों की कीमत इतनी ज़्यादा होगी
कि लोग आप अपने करंट पोजीशन में देख लें, मैं 2022 में बात कर रहा हूँ कि किसान यूरिया के खाद का जो थैला लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और सुबह को चले जाते हैं और शाम को वापस वैसे ही आते हैं। अगर आपके जो जिसे आप अपने मुल्क की बैकबोन समझते हैं, अगर उनके साथ ये सलूक होगा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, तो आप पाकिस्तान की मैशियत का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मैशियत है वो किस हद तक जा सकती है। अगर मैं कल एक खबर देख रहा था जिसमें बताया गया कि जो यूरिया का पूरा जो एक ट्रक था वो लोगों ने लूट लिया। तो इसकी वजह क्या है कि आप जब भी ब्लैक मेलर्स हैं वो जो स्टॉक करते हैं माल को, और उसकी वजह से जो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अपने मुल्क का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो और महंगाई भी अपने रूज पर है, तो जो स्टॉक करते हैं उनकी सज़ा जो है इंक्रीज़ कर दी जाए, उन्हें डेथ पनिशमेंट दी जाए, ताकि उन्हें ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमने ये स्टॉक नहीं करना। अच्छा, इसमें भी बाद में आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि जो स्टॉक करना है वो जो है गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आता, तो ये बिल्कुल उनकी मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल गुनाह के ज़ुमरे में आता है। हाँ, अगर आप चीज़ें ख़रीद कर लेके आ रहे हैं और ला कर आप उसे, आपके साथ वाला जो है 20 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है, आप 100 रुपये में करें तो कोई मसला नहीं, आप 100 रुपये में करें, वो कोई आपसे ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि आपके पास जो 20 वाला लोग वो दे रहा होगा। लेकिन अगर आप मार्केट से सारी चीनी को उठा लें, ये सारी गंदम को उठा लें और फिर उसे ब्लैक में बेचें, तो ये आपके लिए भी हराम है, और ये जो है इसकी जो इस्लाम में जो पनिशमेंट भी है। और उसके बाद जो है कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो किसान हैं वो क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहे, मॉडर्न के ऊपर नहीं आ रहे, अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी जो है, अपना पुराना तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो है मुआशरत को कमज़ोर हो रही है और हमारा जो ग्रोथ रेट कम हो रहता है। उसके बाद नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सेस ऑफ द फार्मर टू मेन मार्केट। अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मेरे माइंड में मिसकंसेप्शन थी। ये पॉइंट सबसे जो बेहतरीन पॉइंट है इसमें से ये है कि इनडायरेक्ट एक्सेस ऑफ द फार्मर टू मेन मार्केट। अब क्या करता है, किसान जाता है वहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए, वहाँ पर कुछ लोग अपने पैसे लेकर बैठे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं ये रेट, अपने रेट के हिसाब से वो रेट करते हैं, रेट करने के बाद फिर उसे दुगने दामों में नेक्स्ट फ़रोख्त करते हैं। जो ये सेंटर का ब्रेकर है ना, जिसे हम ब्रोकर कहते हैं, अगर इस ब्रोकर को हटा दिया जाए तो किसान की डायरेक्ट एक्सेस हो जो ख़रीदार के साथ हो, इसकी वजह से क्या होगा, किसान को फ़ायदा होगा और वो जो है और काम करेगा। अगर किसान से ज़्यादा तो वो आदमी जो है ब्रोकर है वो पैसे कमा रहा है, क्योंकि वो उससे ले रहा है और वो नेक्स्ट उसको सेल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकली पावर को जो है वो रिड्यूस कर रहा है। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये कि अब में जो मार्केट फार्मर, जो छोटे हमारे जो किसान हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस देनी चाहिए, ताकि जो ये सेंटर ब्रोकर हैं इनकी वजह से जो काम ख़राब हो वो ना हो, और जो मज़दूर है उसको मज़दूरी उसकी पूरी मिले, और ताकि वो काम करेगा। अगर एक आदमी जो है काम कर रहा है अपने घर के इनकम चलाने के लिए, अगर वो उस सीज़न के अंदर भी अपने घर का खाना अच्छी तरह नहीं खा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो उस काम से किनारा ही करेगा। आगे वो है लीक ऑफ द मॉडर्न पोस्ट हार्वेस्टिक्स टेक्नोलॉजी। द पोस्ट हार्वेस्टिक्स लॉस द मेजर इन्फ्लुएंस फैक्टर दैट डिटरमिन द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान इज फेसिंग हाई पावर लॉस द ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लीक ऑफ मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी, लिमिटेशन ऑफ द प्रोसेस अनटिल एंड स्लो ट्रांसपोर्टेशन। सो ये भी हमारा एक जो पॉइंट है, इसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसानों को बज़न करने वाली बात है। अगर आप किसान नहीं होगे तो आपकी जो बैकबोन है, अगर बैकबोन ही नहीं रहे तो वजूद आपका क्या करेगा। उसके बाद है डुप्लीशंस ऑफ द फॉरेस्ट। अगर आप जंगलात वगैरह को काटेंगे तो क्या करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमारी मईशत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, जो हमारी इकनॉमिकली पावर है वो भी जो है रिड्यूस हो जाएगी, इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाएगी। तो खुदा का वास्ता ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से जो मुल्क को नुकसान होता, और अपने फ़ायदे के लिए इस दुनिया को तो छोड़ के चले जाना है, आने वाले लोगों के लिए ही फ़ायदा कर दे। और जो मार्केट्स में आप 4-5 दिन किसान की ज़िंदगी गुजार के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये किसान कितना काम करता है, और उस काम की बनिस्बत जो उसे मुआवजा दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये आपको वहाँ से ही अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये मेरे पॉइंट थे जिसमें मैंने बताया कि अगर हम इसे इन पॉइंट्स को अवॉइड कर दें तो हमारे जो है इकोनॉमिकली पावर वो इंक्रीज़ हो सकती है। अब हम सजेक्शन के बारे में बात करेंगे। सजेक्शन के बारे में सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आगे हम जो महकमा नहार है वो हमें वाटर की फ्राहमी बिल्कुल ठीक दे। तो आप देख लें कि 10 मिनट आपके पास पानी के हैं और आपने 2 जो एकड़ को है वो आपने सराब करना है, तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है गर्मियों के अंदर, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, अगर इसे इम्प्रूव करें
तो हमारी जो मईशत बिल्कुल ठीक हो सकती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज़ ओनली द सोल्यूशन टू चेक द वाटर, तो वाटर्स के इशू को जो है चेक किया जाए। मोर एवर्स जनरेट एनर्जी अलॉन विद द वाटर कंजर्वेशन देयर बाय, तो इसकी वजह से लोगों ने अपने जो ट्यूबवेल वगैरह लगाए हुए हैं उसके अपनी ज़मीनों के ऊपर उसकी वजह से शराब करते हैं और फिर जो उनका मार्केट के अंदर फिर रेट नहीं लगता, इस वजह से फिर वो बदजन हो जाते हैं और बदजन होने के बाद उनके अखराजात पूरे नहीं होते, फिर वो इस जो है काम को छोड़ देते हैं। इम्प्लीमेंट ऑफ द जस्टिस वेस्ट लैंड रिफॉर्मर, तो इसमें क्या होता है कि जो जस्टिस इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर किसी को छोटे किसानों को भी उतनी अहमियत दी जाए जितने के बड़े किसानों को भी अहमियत दी जाती है। लैंड रिफॉर्मिंग्स सी टू हैम द की एलिमेंट्स रिड्यूस द पॉवर्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर फार्मर हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग। Landless farmers should be given the opportunity to improve their social status. A great political and judicial interventions is need to fight against the तो सिस्टम प्रिवेंट अक्रॉस द कंट्री। तो क्या होना चाहिए हमें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस बेस्ड लैंड रिफॉर्मिंग में जो है जस्टिस होना चाहिए इम्प्लीमेंट उसको। रिफॉर्म ऑफ द, इसमें जो खादों वगैरह को जो जरासीम को मारने के लिए स्प्रे वो अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग उसे इस्तेमाल करें, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। मार्केट के अंदर जो मिक्सिंग का काम है उनके काफ़ी सख्त एक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से भी जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली जो पावर है, लो पेस्टिसाइड और एनवायरनमेंट आर ह्यूमन हेल्थ, सो देयर इज़ नीड टू रिफॉर्म द पेस्ट वार्निंग एंड क्वारंटीना डिपार्टमेंट बाय इंक्रीज द अथॉरिटी अबव एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। द रिफॉर्म शुड कवर ऑल लेवल्स अप टू द विलेज लेवल सो डैट द फैसिलिटी द स्मॉल फार्मर। तो ये जो छोटे किसानों उनको भी ये फैसिलिटी देनी चाहिए। अक्सर जो जुल्म होता है वो छोटे किसानों के ऊपर होता है, जिनके पास थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा किसानियत का काम होता है, उनके साथ यहाँ पर जुल्म होता है, जिसकी वजह से फिर वो काम को छोड़ दो। लैंडलॉर्ड लोग तो काम करते नहीं, लेबर काम करती है और वही जो अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें तो भी अच्छा फराहम किया जाता है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो उम्मीद है कि आप एग्रीकल्चर के निज़ाम को बिल्कुल तबाह कर लेंगे। रिफॉर्म उसके बाद है वाटर सप्लाई प्लान फ्रॉम बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान के अंदर आप वाटर सप्लाई का प्लान जो है उसे जो आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर वाटर प्लान जो है क्या है, इसकी वजह से भी जो अगर हम इसे भी इम्प्रूव कर लें तो क्या करेंगे हम जो है अपना एग्रीकल्चर को निज़ाम को ठीक कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ रिसर्च बेस्ड फार्मर, जो हमारे रिसर्च बेस्ड फार्मर है उसमें क्या है, स्टूडेंट को रिसर्च करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है इलाका फ्राहम किया जाए ताकि वहाँ पर अपने रिसर्च करें। रिसर्च आपको पता है जो पाकिस्तान के अंदर थ्योरेटिकली ज़्यादा है और जो है पाकिस्तान में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा काम है, तो प्रैक्टिकल काम करता है, थ्योरी काम नहीं करती। इसी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च सेंटर्स हैं उनको इनक्रीज़ किया जाए और जो ये सेंटर वाला आदमी है इसे ख़त्म किया जाए। अगर आप इस सेंटर वाले आदमी को ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या होगा, किसान को उसका मुआवजा पूरा मिलेगा और फिर किसान क्या करेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ हर आदमी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इसके साथ अटैच जो है वो ज़रूर है। उसके बाद प्रमोशंस ऑफ इलॉजिकल बेस्ड क्रॉप सिस्टम्स, तो इसमें गवर्नमेंट इज़ नॉट टॉकिंग इंटरेस्ट इन जोन स्ट्रेटजी एंड इनिशियली डिक्लेयर पोटोहार्स एंड ओलिविक जोन, इस तरह जो उसकी उसे प्रमोशन किया जाए। रिसर्च जो एक्सटेंशन है पाकिस्तान के रिसर्च सेंटर हैं उसे बाउंड किया जाए कि वो इतना काम करके दिखाएं, हालांकि वो बैठकर फ्री में जो लोगों के दिए हुए माल में से अपनी तनख्वाहें न लें बल्कि इसके ऊपर काम भी करें और लोगों को इसका जो फ़ायदा भी दें। क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर स्मॉल लैंड होल्डर, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो स्मॉल लैंड होल्डर के लिए होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम ये करेंगे तो जो है हमारा निज़ाम, हाँ अगर हम किसानों को मॉडर्न में शिफ्ट करेंगे तो उससे भी जो हमारा जो शिफ्टिंग ऑफ द फार्मर इनटू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके बाद प्रमोशन कंट्रोल एनवायरनमेंट शेड्स, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने जो पॉइंट आपको बताया कि कौन कौन से होने चाहिए जिसकी वजह से वो निज़ाम हो रहा है पाकिस्तान का तबाह। अगर उसमें सबसे पहले मैंने आपको एनर्जी का बताया, फिर पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज बताया, फिर मैंने आपको एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, उसके बाद एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर क्वालिटी हाई क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र हो गया, उसके बाद कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ये मैं सारे आपको पॉइंट बताए। फिर मैंने आपको सजेशन पॉइंट बताए।